म अहिले ताजमहल अगाडि छु, नापेको यत्रो यत्रो रहेछ। अब यसको नाम फेरेर ताजमहलबाट आशिष महल राख्न मिल्छ? बुढापाका भन्थे कि मान्छेले अरू सबै कुरा पचाएको राम्रो, तर लाज कहिल्यै पनि पचाउनु हुँदैन। अनि आज हामी यस भिडियोमा यही लाज पचाएको मान्छेको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। नमस्ते नेपाल, म हुँ आशिष सापकोटा र यो भिडियो हेर्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा 2 हात जोडी न्यानो नमस्कार साथै हार्दिक अभिवादन टेक्राउन चाहन्छु। इन्डियन मिडिया विश्वभर सबैभन्दा झुटो मिडियाको उपनामले परिचित छ। एउटा सामान्य कुरालाई बङ्ग्याई त्यो कुराको मतलब नै अर्कै गराइदिने, टेलिभिजन शोमा मान्छे नै कुटलान्गी जसरी डिबेट गर्ने, ठुला नेताहरूको इसारामा चल्ने, टिआरपीको लागि कुनै हदसम्म पनि तल्लो स्तरमा पुग्न सक्ने, अनि सबैभन्दा ठुलो कि छेउ न टुप्पोको टाइटल दिएर भ्युज बटुल्न खोज्ने, यी सबै भारतीय मिडियाका विशेषताहरू हुन्। अनि भारतमा भएका थुप्रा न्युज च्यानलहरू मध्ये पनि जी न्युजलाई भारतमा नै पपेट अफ मोदी भनिन्छ, मतलब कि मोदीको कठपुतली। अनि जी न्युजका प्रधान सम्पादक सुधीर चौधरी भारतमा सबैभन्दा मन नपराइने पत्रकारहरू मध्ये एक हुन्। जी न्युज र नेपालको निकै पुरानो नाता छ। कालापानी विवाददेखि सगरमाथाको विवादसम्म जी न्युजले नेपाल र नेपालीलाई बारम्बार हेप्दै र होच्याउँदै आएको छ। जी न्युजले नेपालबारे देखाएको चर्चिकला र जी न्युजको कन्ट्रोभर्सी कुनै साउथ इन्डियन थ्रिलर मुभी भन्दा पनि अझ इन्ट्रेस्टिङ छ। एकचोटि यो रमाइलो कहानी आनन्दले सुनौ। तपाईलाई कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको त याद छ नि? त्यतिखेर जी न्युज र सुधीर चौधरीले नेपाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा गरेको टिप्पणी अझै पनि मेरो कानमा बजिरहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशी ब्याङ्कमा अरबौंको कालो धन जम्मा गरेका छन्, नेपालले चीनको भाषा बोलिरहेको छ, नेपाल चीनको गुलाम भयो। यति मात्र होइन कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनिया राजदूत युङ ह्याङ्कीको प्रेम सम्बन्ध छ, जसको बदलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनसँग धेरै नजिक भइरहेका छन्। यस्तो तुच्छ आरोप जी न्यूज ले लगायो। एकचोटि हेर्नुहोस्। केपी शर्मा ओली ने पिछले कई वर्षों में बहुत बड़ी मात्रा में काला धन कमाया है। केपी शर्मा ओली और उनकी पत्नी राधिका शाक्य के नाम पर लगभग 41 करोड़ रुपए जमा। नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया, जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़ कर पहुंची थी, जबकि थी वो विष कन्या, जिससे इशकिया करके ओली के दिल डोल गया। जिस्म की रिश्वत लेकर ओली ने बरसों पुराने रिश्ते बेच दिए। भारत नेपाल के संबंध बिगड़ने लगे। जिस चीन के लिए ओली ने सौदेबाजी की, उसी चीन ने ओली का एमएमएस बना डाला। ओली चीन का शिकार हो चुके थे। डिनर साथ में करें तो? हाँ, दरअसल मैं भी आपके साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ, जिससे आपको समझने और जानने का मौका मिले। ओह मिस्टर ओली, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। ठीक है, तुम्हारी हर बात मानता हूँ। चीन साथ है तो भारत की जरूरत नहीं। यांकी की अदाओं पर एक राष्ट्र का प्रधानमंत्री न सिर्फ दिल हार रहा था, बल्कि वो अपने देश को भी हारने को बेताब था। उसे लग रहा था कि ढलती उम्र में सत्ता और हुस्न के कॉकटेल से वो हसरतों के 7वें आसमान पर जा पहुंचेगा। लेकिन अय्याशी का पैमाना जब टूटा तो ओली औंधे मुंह गिरे कि अब सत्ता बचाने के लिए भी ड्रैगन की शरण में जाना पड़ा, जो कि पहले से ही ओली को मोहरा बनाकर नचा चुका है। एउटा देशको मिडियाले अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो तुच्छ र लाजमर्दो आरोप लगाउनु कुनै हालतमा पनि एक्सेप्टेबल थिएन। जी न्युजले लगाएको यो आरोपको एक्सनको रियाक्सन स्वरूप नेपालमा जी न्युजको घोर आलोचना सुरु हुन थाल्यो, जुन कुरा स्वाभाविक पनि हो र हामी नेपालीको बानी पनि हो। त्यसपछि नेपालका केबल अपरेटरहरूले, नेपाल सरकारले होइन है, फेरि नेपालका केबल अपरेटरहरूले जी न्युज सहित सबै भारतीय न्युज च्यानललाई ब्यान गरिदिए। अब न्युज च्यानललाई ब्यान भएपछि हजुर ठुलो गल्ती भयो, अब हामी यस्तो गल्ती कहिले दोहोऱ्याउँदैनौं, बिन्ती न्युज च्यानलको यो ब्यान्ड खुलाइदिनुहोस् भन्नुपर्ने सुधीर चौधरी र जी न्युजले आफ्नो टेलिभिजन शोमा के भने थाहा छ? नेपालसँग लड्नको लागि भारतीय आर्मी चाहिँदैन, नेपाल त हाम्रो च्यानलदेखि नै डरायो अरे। एकचोटि हेर्नुहोस्। भारत की सेना ने कोई कार्रवाई नेपाल की सेना के खिलाफ अभी तक नहीं की है, और नेपाल को देखिए कि नेपाल हमारे देश के न्यूज चैनल से ही डर गया। नेपाल हमारे देश के पत्रकारों से डर गया। नेपाल हमारे देश के एंकर से डर गया, हमारे प्रोग्राम से डर गया और हमारे न्यूज चैनल से डर गया।
लेकिन इस बात की हमें खुशी है कि भारत के न्यूज मीडिया का, भारत के न्यूज चैनल्स का प्रभाव इतना बड़ा है कि नेपाल की सरकार उसका सामना नहीं कर पाई। अब यतिका कुराहरू भइसकेपछि नेपाल र जी न्यूजको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्थ्यो? नेपालमा जी न्यूजमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध कहिल्यै पनि खुलाउनु हुँदैन थियो। तर भयो के, कहानीमा आयो एउटा रमाइलो ट्विस्ट। ओलीकी इस्किया देखाउने त्यही जी न्यूजलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आफ्नै निवासमा बोलाएर अतिथि देव भव भनेर सत्कार गरेर दुईवटा ब्याक टु ब्याक अन्तर्वार्ताहरू दिए। एउटा डिएनए भन्ने कार्यक्रमको लागि हिन्दीमा अनि अर्को ग्राभिटाज भन्ने सोको लागि इङ्ग्लिसमा। अनि यो दुईटै अन्तर्वार्ता टिभीमा प्रसारण भएपछि केपी ओली रातारात हिरो। उनले साँच्चीकै कडै दिए अनि देखाइदिए कि नेपालीले चान्स पाए गर्छ। देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम उसके छोटे भाई हैं। इंडिया बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। मैं कहता हूँ भूगोल में, जनसंख्या में छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर हम हमेशा से सार्वभौम समानता की बात करते हैं। अर्थात हम छोटे या बड़े नहीं हैं। साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में, एज ए नेशन, एक देश के रूप में, एक कॉलोनियल एरा नहीं है। ये एरा स्वाधीनता का एरा है, पारस्परिक सम्मान का एरा है। एक चीज़ ये है जिसको हमें मानना चाहिए। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बोझ नहीं समझता। व्यक्तिगत तौर से, हाँ, व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर, छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं, दो सोवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर्स बैठेंगे। वहाँ कई देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। आपकी बात जरा भटकाने वाले हैं। वहाँ उद्घाटन होता है, हमने विरोध किया उद्घाटन का। गलवान से मिलाकर उद्घाटन क्यों किया गया? उसी वक्त उद्घाटन करने का क्या जरूरी था? केपी ओलीले यस अन्तर्वार्तामा भनेका कुराहरू एउटा पनि चित्त नबुझ्दो छैन। यदि मलाई कसैले यो अन्तर्वार्तालाई आउट अफ 10 रेट देऊ भनेर भन्छ भने म यसलाई 10 आउट अफ 10 दिन्छु, किनकि केपी ओलीले यस अन्तर्वार्तामा भनेका कुराहरू एक्ज्याक्टली त्यही थिए जुन देशका सडकमा लगाइने राष्ट्रवादी नाराहरूमा प्रयोग हुन्थे। यी कुराहरूलाई यति प्रष्टसँग भारतीय मिडियाका सामु अहिलेसम्म नेपालको कुनै पनि नेताले राखेको थिएन। हामीले चाहेका कुराहरू यति प्रष्टसँग बहादुरीताका साथ नडराइकन भारतीय मिडिया सामु राखिदिनु भयो। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईलाई सलाम, तर सलाम भन्दा पहिला एकछिन यो कुरालाई अलिकति फरक ढङ्गबाट सोचौँ न। आफ्नो त्यति तुच्छ रूपमा बेइज्जत गरेको जी न्यूजलाई केपी ओलीले आफ्नै निवासमा बोलाएर किन अन्तर्वार्ता दिए? नेपालले नक्सा जारी गरेको अहिले होइन, 7 महिना अगाडि हो। अनि 7 महिना अगाडि जारी गरेको नक्सालाई उठाएर किन केपी ओली अहिले अन्तर्वार्ता दिँदैछन्? कारण हो चुनाव। वैशाख 17 र 27 गते चुनाव हुँदैछ अनि चुनावमा भोट पाउने केपी ओलीको पुरानै रणनीति भनेको राष्ट्रवादी छवि नै हो। हामी हो यस्तो पो त प्रधानमन्त्री निडर बहादुर भन्ने सोच्छौँ, तर वास्तवमा भन्ने हो भने उनले हाम्रो यही धारणा र सोचको फाइदा उठाइराखेका छन्। अरू बेला जे गरे पनि एउटा राष्ट्रवादी अन्तर्वार्ता हेरेर भोट हाल्न जाने हाम्रो बानीको फाइदा उठाइराखेका छन्। उनले भारतीय मिडियालाई दिएको अन्तर्वार्ता भारतीयहरूलाई सुनाउनु होइन कि नेपालीहरूलाई नै सुनाउनु थियो, भारतीय मिडियाको माध्यमबाट। वास्तवमा भन्ने हो भने उनले राष्ट्रियतालाई भोट कमाई खाने भाँडो बनाए। केपी ओलीले गरेका कुराहरू एकदमै ठिक थियो अनि गर्नुपर्ने पनि त्यही थियो, तर त्यो कुरो पछाडिको नियत ठिक थिएन। एन्ड दिस इज रङ। अब अन्तर्वार्तापछि हाम्रो नजरमा केपी ओली त नायक भए, तर कसैले पनि मन नपराएका सुधीर चौधरीको इमेज पनि नेपालीहरूको नजरमा अलिअलि सुध्रिँदै थियो। तर कुन जनावरलाई घिउ पच्दैन भन्छन् नि, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो। काठमाडौँबाट सिधै भारत जानुपर्ने सुधीर चौधरी बिना पर्मिसन तिर्नुपर्ने राजस्व नतिरिकन हेलिकप्टर लिएर सगरमाथा पुगे। किन? गाली खान। अनि सगरमाथा पुगेर के भने थाहा छ? सगरमाथामा भारतले अब दाबी गर्नुपर्छ माउन्ट एभरेस्टको नाम फेरेर माउन्ट सिकदर राख्नुपर्छ। एकचोटि हेर्नुहोस्। हम ये कहना चाहते हैं कि इस चोटी का नाम राधानाथ सिकदर के नाम पर होना चाहिए था। और यहाँ आकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि इस चोटी का नाम
राधानाथ सिकदर के नाम पर ही होना चाहिए और भारत को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए, भारत के लोगों को इसके लिए एक मुहिम चलानी चाहिए और हमें भी माउंट एवरेस्ट पर अपना दावा पेश करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। माउन्ट एभरेस्टको नाम फेरेर माउन्ट सिकदर किन राख्ने? किनकि भारतका एकजना म्याथमेटिसियन राधानाथ सिकदर भन्ने मान्छेले माउन्ट एभरेस्टको उचाइ नापेका थिए रे। कस्तो तर्क हो कुन्नी? तर एउटा कसैले बाल नदिने पत्रकारले हिमालको नामै फेरिदिउँ भनेर केही फरक त पर्थेन। तर समस्या कहाँनिर आयो भने जब भारतीय पर्यटन मन्त्री प्रहलाद पटेलले पनि यो कुराको समर्थन गरे। एकचोटि हेर्नुहोस्। ये एक अभियान छेड़ा है जी ने, तो मैं जीटीबी को धन्यवाद देता। अब हामीले के गर्न सकिन्छ र के गर्नुपर्छ भन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त नेपालमा जी न्युजलाई ब्यान गर्नुपर्छ। अनि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले सुधीर चौधरी बिना परमिसन राजस्व नतिरिकन सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र छिरेको भनेर उनी विरुद्ध केही लिगल एक्सन लिन सक्छ। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यदि अन्तर्वार्ता दिन मन लाग्यो नै भने भारतमा पनि थुप्रा राम्रा मिडियाहरू छन्। गोदी मिडियाको उपनामले चिनिने जी न्युजलाई नै किन अन्तर्वार्ता दिनु पर्यो? आदरणीय दिदीभाइ दाजुबहिनी तथा आमाबाबुहरू, यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो र तपाईँ हाम्रो सानो परिवारको हिस्सा बन्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। जय देश जय नेपाल, धन्यवाद।